अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर फैसल सईद। इस वक्त हम लोग चैप्टर 7 फ्रॉम सेकेंड ईयर सेल साइकिल डिस्कस कर रहे हैं। उसके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ की जो सॉल्यूशन वीडियो है वो बनाएंगे इंशाल्लाह, और देखेंगे कि हमें किस तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर्स अगर हैं तो उनकी क्या लॉजिकल रीज़न है, वो तमाम चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ सेल साइकिल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डिवीजन इज टर्म्ड एज। दो कंसेक्यूटिव सेल डिवीजन्स के दरमियान में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं या जो पीरियड होता है उसको ना हम द पीरियड ऑफ सेल साइकिल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सेल डिवीजन हम उसको इंटरफेज कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? इंटरफेज। जैसे एक सेल अभी डिवाइड हुआ है, ठीक है, और वही सेल अभी डिवाइड होने के करीब हो गया है, तो उसने G1 S और G2 फेज जो है वो मतलब वो G1 S और G2 फेज से गुजरा है, तो उसका मतलब है अभी वो डिवाइड होगा। तो द पीरियड ऑफ सेल साइकिल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डिवीजन इज टर्म्ड एज इंटरफेज, और उसके बाद फिर वो डिवीजन फेज में मूव ऑन हो जाएगा। तो एमसीक्यूज नंबर 1 का ऑप्शन होगा डेल्टा, ठीक है। माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू। अच्छा, अब माइटोसिस क्या है? a process in which single parent cell divide into two daughter cell and number of chromosome remain same। तो माइटोसिस में पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस। एक ही कैरियो और एक ही साइटोकाइनेसिस होगा। K1 यानी कैरियोकाइनेसिस 1 और कैरियोकाइनेसिस 2 वगैरह सिर्फ मियोसिस में होते हैं। तो यहाँ माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस या इंटरफेज। तो इंटरफेज तो पहले हो चुका होता है। माइटोसिस में बोलेंगे A and B यानी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों ही माइटोसिस में होता है। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 3, द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस इज। माइटोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, फायदा क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। टू ब्रिंग अबाउट सेल डिवीजन, एक तो सेल डिवीजन हो रही है, ठीक है। टू प्रोड्यूस डॉटर सेल विद द सेम जेनेटिक मेकअप एज द पेरेंट सेल, ठीक है। और उसके बाद है टू कंट्रोल द साइज ऑफ द सेल, ऐसा नहीं है, टू कंट्रोल ऑल कॉन्टेंट्स, ठीक है। अब ये बात बताइए कि टू ब्रिंग अबाउट सेल डिवीजन, तो क्या वो माइटोसिस के अलावा मियोसिस में नहीं होता? मियोसिस में भी सेल डिवीजन हो सकती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास लिखा है टू प्रोड्यूस डॉटर सेल्स विद द सेम जेनेटिक मेकअप एज द पेरेंट सेल। तो माइटोसिस की खास बात ये होगी कि इस तरह के डॉटर सेल बनते हैं कि जो पेरेंट्स में जितना भी जेनेटिक मेकअप है उनके अंदर जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो बिल्कुल सारे के सारे डॉटर सेल में होंगे, ठीक है। तो नीचे जो साइज ऑफ द सेल एंड कंट्रोल द सेल कॉन्टेंट्स, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। तो अगर हम कहें ना सेल डिवीजन होती है, तो वो सेल डिवीजन माइटोसिस में ही नहीं होती, सेल डिवीजन तो मियोसिस में भी होती है। तो ए ऑप्शन से ज्यादा जो सूटेबल है वो है बी, टू प्रोड्यूस डॉटर सेल्स विद सेम जेनेटिक मेकअप एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल, ठीक है। ओके, वी हैव एमसीक्यूज नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नॉन डिवीजन फेज। वो कौन सा ऐसा फेज है जिसे नॉन डिवीजन कहते हैं, जिसमें सेल डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। अब वो है इंटरफेज, इसको हम नॉन डिवीजन फेज कहते हैं। मेटाफेज में सेल डिवीजन से गुजर रहा होता है, लेप्टोडीन जाइगोडीन प्रोफेज 1 के जो है वो फर्दर सब फेजेस हैं, तो उनमें भी सेल डिवाइड हो ही रहा होता है। इंटरफेज में सेल डिवाइड नहीं होता, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। तो हम बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नॉन डिवीजन फेज, इंटरफेज, इन विच द सेल विल नॉट डिवाइड बट द सेल विल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन। द सेल विल पास थ्रू G1 S और G2 फेज, ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। नंबर 5 है, द होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम क्लोज टुवर्ड्स ईच अदर एंड मेक देयर पेयर। होमोलोगस क्रोमोसोम जिनका साइज, जिनका जो शेप है, साइज, स्ट्रक्चर वो सेम है, उन्हें होमोलोगस कहते हैं। वो एक दूसरे के करीब आते हैं एंड मेक देयर पेयर, करीब आते हैं, पेयर बनाते हैं, ठीक। ऐसा कब होता है? ऐसा जाइगोटीन में होता है। क्रॉसिंग ओवर सिर्फ और सिर्फ मियोसिस में है, तो उसमें ऐसा जाइगोटीन में होता है। मगर उन्होंने क्या पूछा है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उनके करीब आने को और पेयर बनाने को साइनेप्सिस कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो साइनेप्सिस का प्रोसेस है वो जाइगोटीन में होता है, और साइनेप्सिस का मतलब होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम विल कम क्लोज टुवर्ड्स ईच अदर एंड दे विल मेक पेयर। तो 5 का ऑप्शन है बीटा। डाउन सिंड्रोम इज अ कंडीशन ऑफ। अब डाउन सिंड्रोम एक डिसऑर्डर है, और मियोटिक एरर्स में हमने डिस्कस किया था। डाउन सिंड्रोम एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा, 46 क्रोमोसोम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में होते हैं, डाउन सिंड्रोम में 47 होते हैं। अब जो 47 है तो वो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है या ऑटोसोम? तो ऑटोसोमल है, ये बात भी कंफर्म है। अब एक्स्ट्रा जब भी क्रोमोसोम ज्यादा होगा उसे हम ट्राइसोमिक कंडीशन कहेंगे। तो डाउन सिंड्रोम चूंकि 47 क्रोमोसोम्स होते हैं इसलिए ट्राइसोमिक है, और अगर वो न होता जैसे टर्नर सिंड्रोम जिसके अंदर जो क्रोमोसोम 45 होते हैं, तो हम उसको मोनोसोमिक कंडीशन या मोनोसोमिक कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोफेज 1।
अच्छा, प्रोफेज 1 में करेक्ट सीक्वेंस क्या? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। ला, जुबैदा, पराठे, दे। तो हमने इसको ऐसे याद किया था, अगर आपको याद हो, LZPDD, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? ला, लेप्टोटीन, देन जाइगोटीन, ला, लेप्टोटीन, जाइगोटीन एंड पेकाइटीन। तो 3 फेजेस की सीक्वेंस पूछी है, तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, यही 3 फेजेस हैं जो यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं। अगर आगे होते तो डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस भी होते, ठीक है। पेकाइटीन, लेप्टोटीन लिखा है जो कि गलत है, ठीक है, और ये है लेप्टोटीन, तो आप इसको लेप्टोटीन कंसीडर करेंगे, ठीक है। दैट्स वन। तो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7 का ऑप्शन है बीटा। सो 7 वुड बी बीटा, ठीक है, डिस्कस हो गया हमारा। देन वी हैव एमसीक्यूज नंबर 8। होमोलोगस क्रोमोसोम्स इंक्लूड। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है या उनमें कौन से होते हैं? 1 स्मॉलर एंड 1 बिगर, बिल्कुल नहीं। 1 क्रोमोसोम ऑफ सेम शेप फ्रॉम ईच पेरेंट, 1 कंप्लीट एंड 1 इनकम्प्लीट क्रोमोसोम, नन ऑफ द। देखिए, 1 क्रोमोसोम ऑफ सेम शेप फ्रॉम ईच पेरेंट, यस, दोनों पेरेंट से एक ही शेप और एक ही साइज का अगर एक क्रोमोसोम, जैसे एक फादर और एक मदर से डोनेट होता है, तो वो दो आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। डाउन सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स एट। तो हमारे पास इस सवाल के लिहाज से जब डिस्कस करते हैं तो इसमें डाउन सिंड्रोम के अंदर नॉन डिसजंक्शन, क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ सेग्रीगेट नहीं होते और पूरा एक होमोलोगस क्रोमोसोम विच इज 21st ऑटोसोम जो है वो मूव करता है ऑपोजिट पोल पे, तो वो होगा मियोसिस 1 में एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ऑप्शन होगा एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस। इफ सेल हैज 46 क्रोमोसोम, अब ये जरा देखिएगा, इफ सेल हैज 46 क्रोमोसोम एट द बिगिनिंग ऑफ माइटोसिस, एक माइटोसिस है, उसके स्टार्ट होने पर उस जो है वो क्रोमोसोम है 46, देन एट एनाफेज देयर वुड बी अ टोटल ऑफ। अब मुझे एक बहुत सिंपल सी बात बताएं, क्रोमोसोम 46 हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्रोमोसोम 46 हैं एट द बिगिनिंग ऑफ माइटोसिस, यानी प्रोफेज के लिहाज से वो एक्स शेप में होते हैं। फिर आगे जाके प्रोफेज के बाद मेटाफेज होगा और एनाफेज होगा। एनाफेज में क्या होगा? 46 क्रोमोसोम जो है ना बीच में से अलग होंगे, एक्स शेप से अलग होंगे, वो सिंगल थ्रेड लाइक हो जाएंगे। तो देन एट एनाफेज देयर वुड बी अ टोटल ऑफ। तो एनाफेज में जब सेंट्रोमेयर एक दूसरे से अलग, यानी सेंट्रोमेयर में क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तो अब जो क्रोमैटिड्स अलग हो गए वो पूरे क्रोमोसोम्स कंसीडर होंगे ना। तो यहाँ एक ऑप्शन मिसिंग है जिसको हम यहाँ लिख लेते हैं, 23 क्रोमैटिड्स, 46 क्रोमैटिड्स, 46 क्रोमोसोम्स, या हम यूं भी लिख सकते हैं 92 क्रोमोसोम्स। तो इस बात को हम कैसे समझते हैं? डायग्राम से। अब देखें, हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है एक तो क्रोमोसोम है, मगर क्या मैं इसे एक क्रोमैटिड कहूंगा? नहीं। तो एक क्रोमोसोम तो है, मगर हम इसको 2 क्रोमैटिड्स कहेंगे, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर हम इसको बीच में से सेपरेट कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, और ऑपोजिट पोल की तरफ जब ये जाएगा, इस तरीके से अलग हो जाएगा, लेट सपोज, तो उसको किस तरीके से लिखना चाहिए वो देख लेते हैं। अगर हम इसको यहाँ से सेपरेट करते हैं और हम ये कहते हैं कि एनाफेज में यहाँ से इसकी सेपरेशन हो गई है, ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गए। अब मुझे बताएं, पहले कितने थे? 1 क्रोमोसोम था। अब एनाफेज में क्या इनको 1 क्रोमोसोम कहेंगे? नहीं, अब इनको कहेंगे 2 क्रोमोसोम। तो अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम हैं, कितने हमें बताया जा रहा है सवाल में, कितने? 46 क्रोमोसोम है स्टार्ट ऑफ माइटोसिस में। तो जब वो एनाफेज से गुजरेंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, तो इसका मतलब है 2 के लिहाज से होगा, तो हम इनको डबल कर देंगे, और कितने होने चाहिए? 46 × 2 92, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन में होना चाहिए 92 क्रोमोसोम, तो ये ऑप्शन होगा 92 क्रोमोसोम। अगर ये टीलोफेज में पूछते हैं ना, टीलोफेज के बाद हर न्यूक्लियस में कितने होंगे या सेल में, तो 46 क्रोमोसोम होंगे, मगर अभी एनाफेज में और सेल तो अभी डिवाइड नहीं हुआ, तो इसलिए हम उसको 92 क्रोमोसोम्स कंसीडर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। वी हैव अ क्वेश्चन, द स्टेज इन विच डॉटर क्रोमोसोम मूव टुवर्ड द पोल ऑफ द स्पिंडल। अच्छा, अब वो कौन सी स्टेज है जिसमें डॉटर क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स द पोल्स ऑफ द स्पिंडल इज? तो वो बेसिकली हमेशा जिसमें हम कहेंगे क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, तो क्रोमोसोम हमेशा एनाफेज में ऑपोजिट पोल की तरफ जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन सब यूनिट फाउंड विद इन द माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो सब यूनिट्स है प्रोटीन के, वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स होती है जो स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट वी हैव क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट्स इन।
तो क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड एलील्स होती हैं, डोमिनेंस ऑफ एलील्स होता है, सेग्रीगेशन ऑफ सेल्स होगा या लिंकेज बिटवीन जीन। तो हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर से रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड एलील्स, जो लिंक्ड एलील्स होती हैं जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर अटैच होते हैं वो आपस में शफल होकर दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे शिफ्ट हो जाते हैं, उसको रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड एलील्स कहेंगे। और क्रॉसिंग ओवर हमेशा रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करता है, रिकॉम्बिनेशन मतलब फॉर्मेशन या डेवलपमेंट ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अच्छा 14 क्या है, विच फेज ऑफ माइटोसिस इज एसोसिएटेड विद क्रोमोसोम्स, कौन सा फेज है, विच फेज ऑफ माइटोसिस इज एसोसिएटेड विद क्रोमोसोम्स अलाइंड एट द सेंटर ऑफ द सेल एंड सेंट्रोमियर्स डिवाइड। अब बहुत ही सिंपल है, जब हम बात कर रहे हैं ना कि सेंट्रोमियर जो है वो डिवाइड होने के करीब है या डिवाइड हो रहा है और क्रोमोसोम सेंटर पे हैं, तो हमारे पास एंड क्रोमोसोम्स डिवाइड, तो सेंट्रोमियर डिवाइड है, तो विच फेज ऑफ माइटोसिस इज एसोसिएटेड विद द क्रोमोसोम अलाइंड एट द सेंटर ऑफ द सेल एंड द सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया है, तो बेसिकली एनाफेज है। आप इसको अर्ली एनाफेज कह सकते हैं, अगर अर्ली एनाफेज होता या लेट मेटाफेज होता तो वो भी बात थी, तो इन्होंने मेटाफेज, इंटरफेज, प्रोफेज और एनाफेज, तो सेंट्रोमियर डिवाइड का वर्ड यूज हो रहा है तो वो एनाफेज ही होगा, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अगला क्वेश्चन ये है कि जो सेंट्रोमियर है, द सेंट्रोमियर्स मूव टूवर्ड द ऑपोजिट पोल, जब क्रोमोसोम बीच में से अलग हो जाता है सेंट्रोमियर वाली लोकेशन से, तो वो सेंट्रोमियर जो है ना, स्पिंडल फाइबर, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, उन्हें ऑपोजिट पोल पे खींचते हैं। तो ऑपोजिट पोल पे जब खींचते हैं वो कौन सा फेज है, वो एनाफेज है, ठीक है। अच्छा अगर ऑप्शन यहाँ पे कोई सा भी एक बना दें, दैट विल बी टीलोफेज। तो टीलोफेज पे वो ऑपोजिट पोल पे पहुंच चुके होते हैं, न्यूक्लियोलाई अपीयर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होगी। तो यहाँ पे सिर्फ उन्होंने पूछा है सेंट्रोमियर मूव टूवर्ड द ऑपोजिट पोल, एनाफेज में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन क्रोमोसोम इन एनी फेज, इनमें से कौन सा है जो ह्यूमन क्रोमोसोम का पार्ट नहीं होगा किसी भी फेज में, ठीक है। अच्छा अब आप देखिएगा, सेंट्रियोल्स क्रोमोसोम का पार्ट नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन्स यस क्रोमोसोम का पार्ट है, न्यूक्लियोसोम, सेंट्रोमियर, ये सब क्रोमोसोम्स के पार्ट में आते हैं, मगर सेंट्रियोल्स तो ऑर्गेनेल्स हैं जो ऑपोजिट पोल पे मूव करती है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में। तो 16 का आंसर होगा ए। माइक्रोट्यूब्यूल्स ग्रो फ्रॉम द पोल्स टू द काइनेटोकोर ऑफ ईच क्रोमैटिड ड्यूरिंग। अब देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी कि जो एस्ट्रल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, उनका जिक्र हो, दे ग्रो फ्रॉम द पोल्स टू द काइनेटोकोर ऑफ ईच क्रोमैटिड ड्यूरिंग। तो वो कब होता है, वो बेसिकली आपके पास जो है वो प्रोफेज के लिहाज से मूव करते हैं टू द काइनेटोकोर, और मेटाफेज में वो वहां अटैच हो चुके होते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रोफेज, जिसमें 3 स्पिंडल फाइबर बनते हैं। 18 इट इज़ द पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो सेल के डिवाइड होने के फ़ौरन बाद जब सेल जीवन फेज से गुजरता है तो उसमें उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी मैक्सिमम हो रही होती। द सेक्स क्रोमोसोम्स कॉम्प्लीमेंट इन इंडिविजुअल विद क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अच्छा सेक्स क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट किसी इंडिविजुअल में क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के जेनेटिक मेकअप क्या होगा, वो XXY होगा, क्योंकि अ पर्सन इंडिविजुअल हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। स्मॉल लोकलाइज्ड ट्यूमर, ऐसे ट्यूमर, ये हम लोगों ने ट्यूमर या कैंसर के टॉपिक में पढ़ा था, अनकॉमन टॉपिक्स की जो वीडियोस थी। स्मॉल लोकलाइज्ड ट्यूमर जो किसी एक जगह पर्टिकुलरली प्रोड्यूस हो जाते हैं और उनको रिमूव करना आसान होता है, उनको हम लोग बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं, बेनाइन। मैलिग्नेंट ज़्यादा खतरनाक होते हैं बेनाइन के मुकाबले में, ठीक है। अच्छा उसके बाद है हमारे पास विच इज़ नॉट ट्रू फॉर क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो हमें बताना है, क्वेश्चन नंबर 21। तो हमें बहुत ही क्लियर है इसका जवाब, इट अकर्स ड्यूरिंग प्रोफेज 1 बिल्कुल होता है। जो नॉट ट्रू बोला है वो बताना है, पहला तो ठीक है। इट अकर ड्यूरिंग प्रोफेज, कभी भी प्रोफेज 2 में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, ये आपको याद है। अच्छा इट अकर्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स और इट इज सीन एज एक्स शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड कायस्मेटा, बिल्कुल कायस्मेटा भी बनता है और ये होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच होता है और हमेशा प्रोफेज 1 में होगा, कभी प्रोफेज 2 में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, ये याद रखना है मियोसिस में, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस इज दैट माइटोसिस इज रिड्यूस्ड, बिल्कुल नहीं, माइटोसिस तो रिड्यूस नहीं होता, माइटोसिस तो सेम होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा मियोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स, गलत है। 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस इन मियोसिस, ये भी गलत है, ठीक है। और अगर हम कहें इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है वो क्या है, 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस इन, यस 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड इन माइटोसिस, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अच्छा 18 to 24 आवर इज द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ, 18 to 24 आवर हमेशा एनिमल सेल के लिहाज से हमने डिस्कस किया था, और 10 to 30 आवर प्लांट सेल के लिहाज से। बैक्टीरिया में 20 मिनट भी डिस्कस किया था हमने, ठीक है। फंजाई वगैरह में जैसे यीस्ट है 90 मिनट भी डिस्कस किया था, तो इनके टाइम ड्यूरेशन याद होनी चाहिए।
24 का आंसर है द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच अदर इज नोन एज। क्रोमोसोम्स का एक दूसरे से अलग होना। अच्छा, एक दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम जब करीब आते हैं, अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं तो सेपरेशन में क्रोमैटिड सेपरेट होने की बात नहीं हो रही। क्रोमोसोम तब सेपरेट होते हैं जब वो होमोलोगस पेयर बनाते हैं। तो द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम ईच अदर इज नोन एज टर्मिनलाइजेशन। हम इसको टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। और ये कौन से फेज में था? ये आपके पास था डायाकाइनेसिस में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट? G1 के बाद G0S आता है, या G1 G2 G0S आता है, या G1 G0 और G2 होता है, या G1S और G2। तो एक्चुअल में सेल साइकिल के बीच में G1S और G2 ही करेक्ट सीक्वेंस है, क्योंकि G0 तो रेस्टिंग फेज है, वो तो सेल साइकिल का हिस्सा ही कंसिडर नहीं होता। तो G1S और G2 करेक्ट सीक्वेंस है। 26 MCQs है द अटैचमेंट साइट ऑफ स्पिंडल फाइबर ऑन क्रोमोसोम इज काइनेटोकोर। ठीक है, अटैचमेंट साइट ऑफ स्पिंडल, सेंट्रोमियर के अंदर एक प्रोटीन है जहां पर सेंट्रोक्रोम हमारे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, दैट्स काइनेटोकोर। 27 एट विच स्टेज क्रोमोसोम अरेंज एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में हमेशा वो मेटाफेज में अरेंज होते हैं। अ सेल इन G1 ऑफ इंटरफेज, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा जा रहा है? एक सेल है और वो हमारे पास जो है वो G1। अच्छा, अ सेल इन G1 ऑफ इंटरफेज हैज 12 क्रोमोसोम। अब देखें, एस में नहीं गया तो G1 में उसके पास 12 क्रोमोसोम। हाउ मैनी क्रोमैटिड्स विल बी फाउंड ड्यूरिंग मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझना है। ठीक है, चल इसको यहां सॉल्व करते हैं। हमें जो आंसर मिलेगा हम वो ऑप्शन में देख लेंगे, हमें तो आंसर क्रिएट करना है। एक सेल है और G1 ऑफ इंटरफेज में उसमें 12 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, 12 क्रोमोसोम्स है। अब इसका मतलब ये है कि हम उसके 12 क्रोमोसोम जब बनाएंगे तो इस वक्त वो एक्स शेप में तो नहीं होगा ना, तो सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो वो एक क्रोमोसोम ये है और ये हमारे पास एक सिंगल क्रोमोसोम है, इसी को हम क्रोमैटिड भी कहेंगे। G1 फेज में कितने क्रोमोसोम है ऐसे? तो हमें बताया जा रहा है ऐसे जो है वो 12 क्रोमोसोम्स है G1 में। ठीक है, हाउ मैनी क्रोमैटिड्स विल बी, क्रोमैटिड्स क्रोमोसोम नहीं है, क्रोमैटिड्स हैं, विल बी फाउंड ड्यूरिंग मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस। सबसे पहले मुझे बताएं, जब ये सेल इंटरफेज में G1 के बाद S से गुजरेगा तो क्या ये ऐसे हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इस वक्त क्रोमोसोम कितने हैं? 12 ही हैं। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि क्रोमैटिड्स कितने हैं, क्रोमोसोम्स को मैं अभी भी 12 ही कहूंगा, ये याद रखिएगा, क्रोमोसोम्स 12 ही हैं। अगर क्रोमैटिड्स हैं तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि एक्स शेप में क्रोमैटिड, ये क्रोमैटिड है, 2 क्रोमैटिड। ये मैं कॉन्सेप्ट आपका सेल साइकिल में क्लियर कर चुका हूं। तो अगर मुझसे कोई इस वक्त क्रोमैटिड पूछेगा तो मैं आंसर बताऊंगा 24। आंसर 24। क्रोमोसोम्स अभी भी 12 हैं, क्रोमैटिड्स 12 हैं। और कब? जब ये एस फेज से गुजर चुका होगा। डन। अच्छा, उसके बाद ये मियोसिस में M1 से गुजरेगा। M1 से गुजरेगा तो क्या होगा? M1 से गुजरेगा, ये 2 सेल्स में ऑपोजिट एंड पर जाएंगे। ठीक है, अच्छा 12 क्रोमोसोम जब ये मियोसिस में M1 होगा तो 2 सेल बनेंगे। 2 सेल में आपके पास एक सेल में 6 क्रोमोसोम और दूसरे सेल में भी 6 क्रोमोसोम आ जाएंगे। अच्छा, क्रोमोसोम 6 है मगर क्रोमैटिड में 12 कहूंगा। हमेशा याद रखना क्रोमोसोम, क्योंकि जब M1 पूरा होगा ना, M1, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब M1 पूरा होगा तो M1 के एंड पे जब टीलोफेज 1 भी होगा तो क्रोमोसोम X शेप में ही ऑपोजिट पोल पे जाएंगे, क्योंकि अभी M1 हो रहा है, मियोसिस 1 है। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम इसी हालत में जाएंगे। अच्छा, अगर मुझसे कोई कहे ना कि M1 पूरा होने पर मियोसिस 1, अगर छोड़ें इसको, मियोसिस 2 की बात बाद में करते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे मियोसिस 1 पूरा होने पर क्रोमोसोम कितने हैं? 6 और क्रोमैटिड्स 12 होंगे। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा है? हाउ मैनी क्रोमैटिड्स विल बी फाउंड ड्यूरिंग मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस। क्रोमैटिड्स, इसका मतलब है जब ये मेटाफेज 2 होगा तो सारे के सारे यही क्रोमोसोम इक्वेटर पर अरेंज होंगे, अभी अलग नहीं होंगे। तो अगेन वही बात कि अगर मुझसे कोई पूछे कि क्रोमोसोम्स कितने होंगे ड्यूरिंग मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस, तो क्रोमोसोम को मैं 6 ही बताऊंगा, 6। लेकिन अगर कोई मुझसे क्रोमैटिड्स पूछेगा मेटाफेज 2 में तो मैं बताऊंगा कितने? 12। क्रोमैटिड्स मुझे 12 ही बताने। सवाल यहां क्रोमैटिड्स का है, क्रोमोसोम्स का नहीं है, तो क्रोमैटिड्स डबल ही होंगे, क्रोमैटिड डबल ही होंगे। यहां पे मैं 12 ही बताऊंगा, जैसे मैंने ये 12 लिखा है। ठीक है, अब ऑप्शन की तरफ आते हैं। तो पूरी कहानी में हमने जो सॉल्व किया वो आंसर होगा 12 दिस। और अगर मुझे क्रोमैटिड्स की जगह यहां क्रोमोसोम लिख दिया जाए तब मैं आंसर 6 बताऊंगा। ओके, गॉट इट? समझ आ गई बात? ओके, हाउ मैनी, अब ये सवाल है, हाउ मैनी माइटोटिक डिवीजन मस्ट अकर इन अ सेल ऑफ द रूट टिप टू फॉर्म 128 सेल। अब बोला जा रहा है कि कितनी मर्तबा माइटोसिस होगी
एक रूट की टिप पर मौजूद सेल में, जिससे 128 सेल्स बनेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखें, इसमें हमें बताया, हमसे पूछा जा रहा है कि अगर किसी भी, चले रूट की टिप का जिक्र ना भी हो, एक सेल कितनी मरतबा डिवाइड होगा कि जिससे 128 सेल्स बनेंगे। अब मुझे एक बात ये बताएं, हमारे पास टोटल सेल्स कितने बताए जा रहे हैं? 128, ठीक है। ये माउस से मैं लिख रहा हूँ तो इसलिए ज़रा क्लियर नहीं लिख रहा, एनीवेज आप ज़रा इसको इग्नोर कर दें, ठीक है। ओके, 128। माइटोसिस में कितने डॉटर सेल बनते हैं? 2। तो हम क्या करेंगे, 128 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एलसीएम लें तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब मैं यहाँ एलसीएम लेकर दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ कहेंगे ना, बहुत सारी लाइंस लगा के तरह देख लेते। ओके, अब अगेन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दैट विल बी 2, ठीक है। 2 6 are 12 and 2 4 are 8। अगेन एलसीएम लेंगे इसका, सो 2 8 वुड बी एंड this one, ठीक है। and again 2 it would be 16, again 2 it would be 8, again 2 it would be 4, ठीक है। finally 2 would be and then यहाँ पे और 2 1 this one, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब आप काउंट कर रहे हैं ना, तो आप काउंट करते 1 2 3, अब टाइम्स देखिए कितनी मतलब डिवाइड हो रहा है, 4 5 6 7। तो बहुत ही आसान है, यानी 2 is to power n, और n क्या होगा यहाँ पे? बहुत ही आसान, यानी आप यहाँ पे इसको कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? आपने फाइंड आउट किया कि माइटोसिस में दो डॉटर सेल बनते हैं और 2 is to power n, n नंबर ऑफ डिवीजन है। तो यहाँ n जो है ना वो हमने निकाल लिया, n वुड बी 7, n इज 7। तो एक सेल को 7 टाइम्स वुड बी माइटोटिकली डिवाइड टू प्रोड्यूस 128 सेल्स। तो यहाँ ऑप्शन कहाँ है? 7, ये रहा। गॉट इट? समझ आ गई बात? अच्छा, क्रोमोसोम एग्जिबिट मिनिमम क्वाइलिंग, कम से कम क्वाइलिंग क्रोमोसोम्स की कब होती है? तो क्वाइलिंग और प्रॉपर कंडेंसेशन प्रोफेज में होती है। कम से कम क्वाइलिंग उनकी टीलोफेज में होती है, क्योंकि टीलोफेज रिवर्स ऑफ प्रोफेज होगा। तो मिनिमम क्वाइलिंग कब होगी? टीलोफेज में कंसीडर होगी। उसके बाद वी हैव 31 डीएनए सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोमैटिड सेपरेशन। अब डीएनए की जो सीक्वेंस है जो कि क्रोमैटिड्स की सेपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो किस जगह सेपरेट होता है? अब ये एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए सीक्वेंस ना, अच्छा सेल की डिवीजन जो है ना वो सेल के अंदर मौजूद उसके न्यूक्लियस में जो डीएनए उसकी सीक्वेंस के अंदर उसकी सारी इंफॉर्मेशन है, सेल कितनी मतलब डिवाइड होगा। हमने ये बात पढ़ी है कि एक सेल जो है वो डिवाइड होता है अप टू 50 टाइम्स, ठीक है। एक सेल डिवाइड होता है अप टू 50 टाइम्स, 50 टाइम्स। लेकिन 50 टाइम्स के बाद क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको एक बात समझा दूं। देखें, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है और ये इसका सेंट्रोमेयर है, ठीक है, यानी क्रोमैटिड वगैरह है इसके लिहाज से, और ये यूं समझ ली, ये भी एक यूं, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है मगर ये 2 क्रोमैटिड है। अब हर क्रोमोसोम के एंड पे ये जो एरिया है ना, टर्मिनल पार्ट, इनको टीलोमेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? टीलोमेयर्स। जब ये क्रोमोसोम डिवाइड होता है, रेप्लिकेट होता है, ये टीलोमेयर शॉर्ट होता जाता है। ये बेसिकली एक टाइम बॉम्ब की तरह होता है। जैसे जैसे ये टीलोमेयर का जो पार्ट है वो रिड्यूस होता जाएगा और 50 टाइम्स डिवाइड होने के बाद टीलोमेयर गायब हो जाएगा, और यही टीलोमेयर क्रोमोसोम्स की या सेंट्रोमेयर की एक दूसरे से या क्रोमैटिड की एक दूसरे से सेपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अच्छा, 50 टाइम्स जब ये एक दफ़ा ख़त्म हो जाए, टीलोमेयर रिमूव हो जाएगा, तो फिर वो सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि उस सेल के अंदर फर्दर डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं होती। तो इस सवाल में डीएनए सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रोमैटिड सेपरेशन, वो डीएनए सीक्वेंस किस जगह होती है? काइनेटोकोर में नहीं होती, सैटेलाइट नहीं है, सेंट्रोमेयर नहीं, असल में उसको हम टीलोमेयर कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? टीलोमेयर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 32 ड्यूरिंग सेल साइकिल सिस्टर क्रोमैटिड्स। जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनका जिक्र हो रहा है, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड मतलब जिनका सेंट्रोमेयर सेम होगा। सिस्टर क्रोमैटिड्स आर पुल अपार्ट ड्यूरिंग, तो सेल साइकिल में जब डिवीजन होता है तो उनको ऑपोजिट पोल पे खींचने में कौन सा फेज इन्वॉल्व है? एना फेज में होता है, ठीक है, सही। और ये 92 क्रोमोसोम बेसिकली इसके लिहाज से ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको चेंज भी कर रहे हैं, ये रॉन्ग है आप। ड्यूरिंग oogenesis the cell that is fertilized by a sperm to become an egg is,
अब oogenesis में जो सेल फर्टिलाइज होता है एक्चुअल में टू बिकम एन एग और जायगोट इज, तो उसके लिहाज से हम डिस्कस करेंगे वो प्राइमरी नहीं होता, बेसिकली हम उसको सेकेंडरी oocyte कंसिडर करेंगे, तो दैट विल बी कंसिडर एज सेकेंडरी oocyte, दिस वन, जो कि एक्चुअल में ओवा बनता है और फर्टिलाइज होता है मेल गैमीट के जरिए। क्रोमोसोम्स कैन बी काउंटेड बेस्ट एट द स्टेज ऑफ, क्रोमोसोम को हम काउंट कर सकते हैं बेस्ट एट द स्टेज ऑफ प्रोफेज, और प्रोफेज में भी लेट प्रोफेज में वो ज्यादा थिक और विजिबल होते हैं। कायास्मेटा आर फर्स्ट सीन, जब हम बात करते हैं कायास्मेटा आर फर्स्ट सीन, देखें अब इसमें एक चीज कंफर्म कर लें, कायास्मेटा या जिसको ख्यास्मेटा भी कहा जाता है आर फर्स्ट सीन। कायास्मेटा दो होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स की ओवरलैपिंग से बनते हैं, जहां ओवरलैप होते हैं उस जगह को कायास्मेटा कहते हैं, जहां एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। अब अगर सीन की बात हो रही है ना, जब वो पहली दफा विजिबल होते हैं, नजर आते हैं, तो अगर हम अकॉर्डिंगली देखें तो हम इनको डिप्लोटीन कंसिडर करेंगे। डिप्लोटीन हमेशा याद रखिएगा, इस सवाल की कंफ्यूजन में कायास्मेटा आर फर्स्ट सीन इन डिप्लोटीन बट दे विल बिकम फॉर्म, अगर कोई पूछे ना कायास्मेटा आर फर्स्ट फॉर्म्ड, बन जाते हैं या बनना शुरू हो जाते हैं, तब आप उसका आंसर पैकाइटीन रखेंगे। लेकिन इस वक्त कायास्मेटा आर फर्स्ट सीन और फर्स्ट ऑब्जर्व इन डिप्लोटीन, और वहीं पर वो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी हो रहा होता है कायास्मेटा वाली जगह पे, ठीक है। अच्छा, सेल प्लेट ग्रोज फ्रॉम, तो हमेशा सेल प्लेट ग्रोज फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स द कॉर्नर या पेरिफेरल एरिया। सेंटर टू वॉल, तो हम कहेंगे फ्रॉम सेंटर टू वॉल, यहां से सेंटर टू वॉल मूव करेगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर स्ट्रक्चर ऑलवेज डिसअपियर ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कभी नहीं अपीयर होती, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होते हैं, प्लास्टिड नहीं, तो न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमेशा डिसअपियर होते हैं जब भी माइटोसिस और मियोसिस हो रहा होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 738, सेंट्रोमेयर इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, राइबोसोम नहीं, ER बिल्कुल भी नहीं, सेंट्रोमेयर हमेशा जो है ना वो किसका पार्ट है, वो क्रोमोसोम्स का पार्ट है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्रोमोसोम्स, दिस वन। ओके, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑफ अ सेल इज कॉल्ड, किसी भी सेल की साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हमेशा साइटोकाइनेसिस कहते हैं। सेल प्लेट फॉर्मेशन तो प्लांट सेल की साइटोकाइनेसिस को, सेल क्लीवेज एनिमल सेल, लेकिन हमें यहाँ पे किसी प्लांट और एनिमल सेल का जिक्र तो नहीं हो रहा, तो हम साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑफ अ सेल इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, और न्यूक्लियर डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। इन द सेल साइकिल रेप्लिकेशन ऑफ द जीनोम अकर्स, सेल साइकिल में जो जेनेटिक मटेरियल है जब वो रेप्लिका होता है, डबल होता है, रेप्लिकेशन ऑफ DNA या रेप्लिकेशन ऑफ जीनोम लिखा है तो हमेशा S फेज में होता है, ये भी हम बात पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन E भी लिखा है, डजंट मैटर, E में तो नहीं होता। सीक्वेंस दैट करेक्टली डिस्क्राइब द सेल साइकिल, वो कौन सा सीक्वेंस हो जो सेल साइकिल को बिल्कुल करेक्ट, G1 होता है फिर S होता है, लेकिन उन्होंने G2 लिख दिया, गलत है, S पहले नहीं होता, G1 S G2 बिल्कुल ठीक है, फिर कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, तो सीक्वेंस एक्चुअल में G1 S G2 कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, ये सीक्वेंस करेक्ट है। 42, द टर्म नॉट रिलेटेड टू द माइटोसिस, जो माइटोसिस से रिलेटेड नहीं है, एक तो गैमीट्स हैं, क्रोमोसोम्स, DNA रेप्लिकेशन, सोमैटिक सेल्स। गैमीट्स का टर्म मियोसिस से रिलेटेड तो है जिसमें गैमीट्स बनते हैं, माइटोसिस से रिलेशन नहीं है उसका। इन विच फेज ईच क्रोमोसोम रेप्लिकेट्स टू प्रोड्यूस टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, अच्छा अब वो कौन सा फेज है जिसमें हर क्रोमोसोम रेप्लिकेट होता है टू प्रोड्यूस टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, हमेशा इंटरफेज है, और इंटरफेज में भी कौन सा, S फेज होगा, बिल्कुल S फेज है नहीं तो इंटरफेज ही हो गया। नंबर 44, द फेज ऑफ माइटोसिस विच इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप, जिसमें न्यूक्लियर एनवेलप बनेगी यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने के बाद दोबारा बनेगी, वो कौन सा फेज होता है, हमेशा वो टेलोफेज ही होता है। तो ये सारे MCQs आपके जो है वो चैप्टर नंबर 7 सेल साइकिल से रिलेटेड थे। कुछ ऐसे थे जिनको हमने कॉन्सेप्ट बेस भी डिस्कस किए, जिसमें नंबर ऑफ डिवीजन के लिहाज से कुछ डायग्रामेटिक है, इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करता जाऊंगा जब पास पेपर में MCQs आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।